कहानी के पिछले भाग को पढ़ने के लिए इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। कृपया जाकर आप इसके पहले के भाग को पढ़ लेंगे। अब सुनिए आगे की कहानी। अभय की इस हरकत के लिए रूही बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसको अभय पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो खुद को अभय की बाहों की पकड़ से निकालने की नाकाम कोशिशें कर रही थी, लेकिन अभय ने उसको बहुत कसकर पकड़ रखा था, जिस कारण वो खुद को अभय से दूर नहीं कर पा रही थी। अभय ने रूही से गले लगे हुए ही कहा, कितना खुश हूँ मैं जो तुम मेरी जिंदगी में आई। यह सुनकर तो रूही के होश ही उड़ गए। वो मन में बोली, ये क्या। रूही खूब कोशिश कर रही थी, पर खुद को अभय की जकड़ से छुड़ा नहीं पा रही थी। तभी अभय को किसी के जाने की आवाज़ आई। उसके जाते ही वो एकदम से रूही से दूर हुआ और कहा, आई एम सो सॉरी एंड डोंट टेक मी रॉन्ग। रूही का पारा अब तक चढ़ चुका था और वह बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे गले लगाने की। मेरे साथ आज तक किसी ने यह नहीं किया। अभय ने रूही की बात को काटते हुए बोला, ओह, फिर तो तुम्हें खुश होना चाहिए ना। किसी ने क्यों, इतने स्मार्ट लड़के ने तुम्हें गले लगाया। स्मार्ट और तुम। यह बात सुनकर अभय फिर उसके करीब आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्यों हूँ नहीं, क्या खराबी है मुझ में। एक पल के लिए रूही अभय की उन नीली सी आंखों में खो गई। अभय ने चुटकी बजाते हुए कहा, हेलो मैडम, कहाँ खो गई। बताओ क्या कमी है मुझ में। इस कॉलेज की सारी लड़कियां मेरे से बात करने को तरसती हैं। वो तो तुम खुशकिस्मत हो जो मेरे इतने पास खड़ी हो। रूही ने उसके पास से दूर होते हुए कहा, वो लड़कियां पागल हैं, मैं नहीं, समझे। अपनी ये गलतफहमी दूर करो। मैं तो तुम्हें सॉरी बोलने आई थी, पर तुम सॉरी के लायक नहीं हो। मैंने सही ही किया था जो तुम्हें थप्पड़ मारा। तुम उसी के लायक हो और आज के बाद मेरे क्या किसी लड़की के ऐसे पास मत आना। अभय ने कहा, ओ हेलो मैडम, हो गया तुम्हारा प्रवचन। मुझे ना किसी के पास आने का शौक नहीं है। वैसे भी मैं तुम्हें कोई सफाई दूँ, यूँ हो गया ना तुम्हारा। कहकर अभय ने उसका हाथ पकड़ा और उसको खींचता हुआ रूम से बाहर लेकर हाथ छोड़ते हुए गुस्से से कहा, अब निकलो यहाँ से। रूही आगे कुछ कहती उससे पहले उसने उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। रूही ने कहा, अजीब इंसान है। रूही चल, कोई मेंटल है यह, संकी बंदर कहीं का। एटीट्यूड तो देखो बंदर का। स्मार्ट, माय फुट। कहकर वो अपनी क्लास की तरफ चली गई। क्लास में टीना पहले से ही रूही का वेट कर रही थी। रूही को देखकर बोली, कहाँ लगा दिया यार इतना टाइम, कब से वेट कर रही हूँ तेरा। आज सारी क्लासेस कैंसिल हो गई हैं। कहाँ थी तू। उस संकी बंदर के चक्कर में दिमाग खराब कर दिया था। पता नहीं अपने आप को कोहिनूर का हीरा समझता है। कौन है। अरे वो ही जिसको मैंने उस दिन थप्पड़ मारा था। कहते हुए रूही ने सारी बात टीना को बता दी। उसकी बात सुनकर टीना बोली, क्या यार, इस बार भी मैंने सीन मिस कर दिया। मुझे अब इस इंसान से मिलना है। बहुत सुन लिया, अब तो देखना है मुझे। सही है तू, मिली नहीं उस मेंटल से, भगवान बचाए उसे। वो तो पूरा पागल है। छोड़, घर चलते हैं। कहकर दोनों अपने अपने घर चली गई। रूही का कॉलेज के कुछ दिन आराम से बीत गए। एक दिन अचानक क्लास खत्म होने के बाद रूही ने कहा, यार चल कैंटीन चलते हैं चाय पीने। चाय, तुझे तो पता है ना मैं चाय नहीं पीती। यार कैसे कैसे लोग हैं, कोई पागल ही होगा जो चाय नहीं पीता। मेरे तो चाय के बिना सुबह ही नहीं होती। तो एक काम कर, कॉफ़ी या जूस ले लेना, पर अभी चल कैंटीन चलते हैं, वहाँ चाय पीते हैं। ठीक है कहकर वो दोनों कैंटीन की तरफ बढ़ गई। कैंटीन में पहुँचते ही टीना चेयर पर बैठ गई और रूही चाय लेने के लिए चली गई। पर जैसे ही वो आ रही थी उसका सारा ध्यान चाय पर था कि कहीं वो गिर ना जाए, और सामने से आती ईशा से वो फिर से टकरा गई। पूरी चाय ईशा की ड्रेस पर गिर गई। ईशा यह देखकर आग बबूला हो गई। हाउ डेयर ऑफ यू। कह गई ईशा ने जैसे ही रूही को देखा तो उस पर बरस पड़ी। आखिर प्रॉब्लम क्या है मिस बहन जी। देख रही हूँ जब से कॉलेज में आई हो हाथ धोकर पीछे पड़ गई हो मेरे। जहाँ जाती हो वहीं आ जाती हो। लगता है अच्छे से पढ़ा लिखा कर भेजा है उसने तुम्हें। पिछली बार तो बच गई थी, पर आज नहीं। कहते ही वह अपना हाथ उठाने ही वाली थी कि रूही पता नहीं किन ख्यालों में खो गई, क्योंकि उसे भी एहसास था कि इस बार गलती उसकी ही है। और यह सब सोचते हुए वो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। पर थोड़ी देर तक उसको थप्पड़ नहीं पड़ा तो उसने अपनी आंखें खोली, यह देखने के लिए कि उसको थप्पड़ क्यों नहीं पड़ा। आंखें खोली तो ब्लैक शर्ट वाला कोई शख्स उसके सामने खड़ा था। उसने देखा उस लड़के ने ईशा का हाथ पकड़ रखा है और वो बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पर हाथ उठाने की, सोचने की भी। क्यों, तुम्हारी क्या लगती है जो तुम इसकी साइड लेने आ गए हो। मेरी कोई भी हो, इससे तुम्हें क्या, पर तुम इस पर हाथ नहीं उठा सकती। देखा मैंने, जितनी गलती इसकी है उतनी ही तुम्हारी भी है। ये तो बेचारी चाय ला रही थी। ओह, बड़ा साइड ले रहे हो, लगता है तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड है।
ये मिस बहन जी। रूही पीछे खड़ी दोनों की बातें सुन रही थी। उससे रहा नहीं गया कि ये कौन है जो उसकी साइड ले रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है, बोलो, यही सुनना चाहती थी तुम? रूही को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस शख्स ने उससे ईशा के थप्पड़ से बचाया वो अब उसको अपनी गर्लफ्रेंड बता रहा है। उसने उसे देखने की कोशिश की लेकिन सब बेकार, क्योंकि वो किसी चट्टान की तरह उसके सामने खड़ा हुआ था और वो सिर्फ उसकी पीठ ही देख पा रही थी। ओह, तो तुम्हें और कोई नहीं मिली, यही मिली? वैसे सही भी है, तुम इसे ही डिजर्व करते हो। आ गए ना अपने लेवल पर। अभय बोला, लेवल? ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसे डिजर्व करता है और कौन नहीं। तुमने क्या सोचा तुम ही बॉयफ्रेंड बना सकती हो, मैं नहीं? बना सकते हो। वैसे भी तुमने उस दिन कहा था ना कि ढूंढ लेना किसी और को। लो, 1 मिनट। कहीं तुम्हें, कहते हुए अभी पीछे मुड़ा और रूही के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा। और वही, जैसे ही अभय का चेहरा रूही ने देखा तो वह फटी आंखों से उसे देखती ही रह गए। अभय ने अपना कहना जारी रखा, हाँ, कहीं तुम्हें हमें देखकर जलन तो नहीं हो रही है? रूही को अभय पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने ऐसे कैसे पूरी कॉलेज के सामने रूही को अपनी गर्लफ्रेंड का खिताब दे दिया। पर वो उस टाइम कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो ऐसा समझ रही थी कि अभय ने झूठ पक्का किसी न किसी वजह से ही बोला होगा। इसलिए उसने अपना गुस्सा बोला नहीं, बल्कि उसके पैर पर अपना पैर मारकर दिखाया, जो किसी को नहीं दिखा। पर बेचारा अभय इसे अछूता ना रह सका। उसके सैंडल के हील का दर्द महसूस हुआ, पर वो भी उस टाइम दर्द शो नहीं कर सकता था। ईशा ने इतराते हुए कहा, ओह माय फुट, ये तुमने मुझसे बदला लेने के लिए बनाई है अपनी गर्लफ्रेंड? पर मैं जानकारी के लिए तुम्हें बता दूं कि ये मेरे पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। अभय ने हल्की मुस्कान बिखेरते हुए कहा, हाँ हाँ, वो तो उसी दिन पता चल गया था जब इसने तुम्हें सबके सामने खरी खोटी सुनाया था। वैसे भी ये तुम्हारे पैर की धूल के बराबर नहीं, इवन ये तुम जैसी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, जैसे तुम सेल्फिश हो। और हाँ, आज के बाद इस पर हाथ उठाने से पहले सोच लेना कि कोई और भी है इसके साथ जो ये बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, समझे तुम? कहकर अभय ने रूही का हाथ पकड़ा और उसको वहाँ से ले गया। ईशा का चेहरा गुस्से से लाल था। उसको इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था और गुस्से में तिल मिलाती हुई वह वहाँ से चली गई। थोड़ी दूर जाने के बाद रूही ने इधर उधर देखकर अपना हाथ अभय से छुड़ाया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड बताने की? तो क्या हो गया? कौन सा आसमान फट पड़ा है जो इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो? गर्लफ्रेंड ही तो बताया है। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैंने तुम्हें अपनी वाइफ बता दिया हो। और वैसे भी मुझे थैंक यू बोलने के बजाय मुझ पर गुस्सा कर रही हो। और तुम्हें तो बल्कि मुझे सॉरी भी बोलना चाहिए अपने उस बदतमीजी पर जो तुमने इतनी ज़ोर से पैर मारा मेरे पैर पर। पैर की तरफ इशारा करते हुए अभय बोला, रूही, अच्छा कहाँ लगी है तुम्हें, दिखाना जरा। अभय ने झूठ मूठ का मुंह बनाते हुए पैर की तरफ इशारा किया। रूही ने एक बार फिर अपना पैर उसी जगह दे मारा। इस बार अभय जोर से चिल्लाकर बोला, आउच, क्या कर रही हो, दिमाग बेचकर आई हो क्या? पैर पकड़ते हुए वो बोला, यार बहुत अजीब लड़की हो तुम, थैंक यू बोलने के बजाय बार बार मुझे मार रही हो। एक तो तुम्हें ईशा के थप्पड़ से बचाया मैंने और तुम एहसान मानने के बजाय मुझ पर ही। तभी रूही का फ़ोन बजा। उसने फ़ोन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर फिर से वही पुरानी डर की लहर आ गई। अभय, क्या हुआ? पप्पा, हे देवा, कहाँ फंसा दिया मुझे? क्या हुआ पूछ रहे हो? तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। अब वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। कहते हुए रूही वहाँ से चली गई। उसके चेहरे पर डर साफ साफ देखा जा सकता था। अभय रूही को जाते हुए देख रहा था। वो उसकी बात को तो समझ नहीं पाया, लेकिन उसके चेहरे के बदलते भाव को पढ़ने की कोशिश करने लगा। रूही ने एक साइड आकर फ़ोन उठाया और धीमी सी आवाज़ में बोली, हेलो। दूसरी साइड से किसी ने कुछ कहा। इधर से रूही ने कहा, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रूही कपकपाती आवाज़ में बोली। दूसरी तरफ से फिर कुछ बोला गया और बोलकर उसने बिना रूही का जवाब सुने फ़ोन काट दिया, जिस वजह से रूही के बोल गले में ही रुंध गए। रूही अभय को देखकर खुद से बोली, जिस दिन से ये लड़का मेरी ज़िंदगी में आया है कुछ न कुछ उल्टा सीधा हो ही रहा है। मुसीबत बन गया है ये, फंसा दिया है इसने मुझे नए खेल में। देखो कैसे मुस्कुराकर सबसे बातें कर रहा है और मेरी सारी मुस्कान छीन लिया। कहाँ मैं बचती फिरती हूँ इससे, और आज इसकी वजह से मुझे अब क्या क्या झेलना पड़ेगा। हे देवा, बचा लेना, अब तो तेरा ही आसरा है। पीछे से आके किसी ने रूही के कंधे पर हाथ रखा। रूही एकदम से घबराकर पीछे पलटी तो उसे टीना दिखी, जिसे देखकर अपने दिल पर हाथ रखते हुए रूही बोली, टीना,
तुमने तो मुझे डरा ही दिया यार, हार्ट अटैक आने ही वाला था बस। यार मैं कब से तुम्हें भूत लगने लगी हूँ जो तुम मुझे देखकर यूं डरने लगी हो? अरे बात वह नहीं है, पता भी है अभी मेरे साथ क्या हुआ? आखिर कुछ नया कांड कर दिया क्या तूने फिर से? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ ले, पर इस बार मैंने यह कांड नहीं किया, कांडी कोई और है। कहते हुए रूही ने टीना को सारी बातें बताई। टीना ने सब सुनने के बाद अपने चेहरे पर हल्की सी चपत लगाते हुए बोली, अरे टीना, जब यह सब सीन होते हैं तब तू कहाँ रहती है? टीना बेचारी अपनी किस्मत को कोस रही थी। यार अब बता, मैं क्या करूं? क्या उसकी कॉल फिर आई थी? क्या उसकी कॉल फिर से आई थी? हाँ यार, अब तो मैं फंस चुकी हूँ पूरी तरह से। तो अब मैं कैसे? जस्ट चिल यार, मैं हूँ ना, देख लेंगे। तू यह सब छोड़ और बता, घर चल रही है क्या? यार अभी नहीं, अभी मेरी क्लास है, उसके बाद ही घर जाऊँगी। ठीक है तो मैं चलती हूँ। हाँ हाँ तू जा, तेरा आशिक जो वेट कर रहा होगा। टीना के वहाँ से जाते ही रूही अपनी क्लास अटेंड करके बाद में घर चली गई। घर पहुँचने के बाद भी उसके दिमाग से फ़ोन वाली बात निकली नहीं थी। वो काफ़ी बेचैन थी, नाखूनों को चबाते हुए अपने रूम में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। दिमाग अब भी उसका शांत नहीं था। क्या करूँ? कुछ सोच रूही, कैसे बचेगी उनसे? काफ़ी दिमागी मशक्क़त के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी नीचे से माँ की आवाज़ आई, जो खाना खाने के लिए उसे बुला रही थी। आई माँ, कहती हुई वो डाइनिंग टेबल पर आकर चुपचाप खाना खाने लगी। रूही वैसे तो रोज़ खाने के समय आनाकानी करती थी कि मुझे ये नहीं खाना, माँ ये क्यों बनाया, पर आज उसने खाना बिना कोई शिकायत किए बहुत ही शांति से ख़त्म किया, जिसे देखकर सब हैरान थे और सबसे ज़्यादा माँ। उन्हें यह बहुत अजीब लग रहा था। उन्होंने रूही की तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है लाडो, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो तो मैं, नज़र चुराते हुए फटाक से कहा, मेरा हो गया माँ, और तेज़ी से वहाँ से निकल कर वो अपने कमरे में ऊपर आ गई। माँ तो माँ होती है। वो रूही के व्यवहार को देखकर कुछ ठीक नहीं लगा उन्हें। अंदेशा पहले ही लगा चुकी थी, पर क्या पता लगाना बाकी था। सोचते हुए वो बोली, जो मैं देख रही हूँ क्या आपने भी देखा? क्या कह रही हो साक्षी? मैं कुछ समझा नहीं। जी मेरा मतलब रूही से है। जब से हम शादी से लौटे हैं ना हमसे रीना की शादी के बारे में कुछ पूछा उसने, और ना ही कोई और बात की है। आजकल काफ़ी शांत शांत सी रहती है। जाने किसकी नज़र लगी है मेरी हंसते खेलते लाडो को। ओ लाडो की माँ, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। बच्चे भी कॉलेज में नई नई गई है, थक जाती होगी ट्रैवलिंग की वजह से, और कुछ नहीं, आराम से तुम खाना खाओ। वहीं रूही भी रूम में आकर आंखें मीच कर लेट गई और कुछ देर बाद नींद के आगोश में पहुंच गई। सुबह माँ की आवाज़ से उसकी नींद खुली, जो उसके कमर पे खोलवा रही थी और उसे आवाज़ें लगा रही थी। रूही उठ, लाडो कब तक सोएगी? रूही ने आंखें बंद किए हुए जवाब दिया, माँ सोने दीजिए ना, आज तो छुट्टी है कॉलेज की। हाँ हाँ लाडो, छुट्टी तो है, पर किस बात की ये भूल रही है? हाँ, आंख मलते हुए वो उठी और बोली, ओह शिट, आज तो शिवरात्रि है। पापा, रूही ने इतना ही कहा कि उसके फ़ोन पर फिर से एक कॉल आई। माँ ने जब ये देखा तो वो बोली, लाडो फ़ोन बाद में, पहले नहा ले फटाफट, मैं नीचे जा रही हूँ, बहुत काम है, पूजा के लिए भी देर हो रही है। कहते हुए वो नीचे चली गई। रूही की नज़र फिर फ़ोन पर पड़ी तो कॉल कट चुकी थी, पर तभी एक अनजान नंबर से मैसेज आया, जिसे पढ़ते हुए वो घबरा गई। उसमें लिखा था, अगर तुम अपने साथ कुछ बुरा नहीं चाहती हो तो मुझसे अपने घर के पास वाले शिव मंदिर के पास आकर मिलो, और हाँ, अगर तुम नहीं आई तो तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ, याद रखना। रूही ने मैसेज पढ़ते ही टीना के पास कॉल किया। टीना ने अलसाई आवाज़ में कहा, हेलो कौन? रूही बोली, कौन की बच्ची, मैं बोल रही हूँ। यार आज तो तू इतनी जल्दी कैसे उठ गई, और मुझे भी तो उठा दिया, सोने दे, कह के टीना फ़ोन काटने ही वाली थी कि तभी रूही बोल पड़ी, यार अभी भी उसका मैसेज आया था। उसका किसका? अरे उसी का। ये सुनते ही टीना की नींद भी पूरी तरह खुल चुकी थी। क्या कहा तूने फिर? उसका फिर से मैसेज आया है? हाँ यार, और उसने मुझे शिव मंदिर बुलाया है और बोला है अगर नहीं आई तो अंजाम तुम जानती हो। मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है अब। टीना ने यह सुनकर कुछ सोचा और फिर रूही से बोली, तू न डर मत, तू जा शिव मंदिर। पर यार, अरे मैं भी चलूँगी तेरे साथ, तू टेंशन मत ले, आज इसका खेल ख़त्म करके ही आएंगे। पर वो परवर कुछ नहीं, बहुत डर लिए, अब सामना करने के टाइम है, कब तक डरेंगे ऐसे, इसलिए फटाफट रेडी हो और पहुँच वहाँ, मैं भी आ रही हूँ।
ठीक है, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। तू डर मत, मैं हूँ तेरे साथ। मैं तुझे रास्ते में ही मिलूंगी। रूही जल्दी से उठी और फटाफट नहाकर घर से निकल गई शिव मंदिर के लिए। रास्ते में उसको टीना भी मिल गई। दोनों शिव मंदिर पहुंचे। आज आम दिनों के मुताबिक कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। शिवरात्रि जो थी। मंदिर में पहुंचते ही रूही के पास फिर से एक मैसेज आया। रूही ने कांपते हाथों से फ़ोन आने का मैसेज देखा। थैंक यू, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगी। चलो अब आगे आओ और जो ये मंदिर के अंदर लाइन लगी है उसमें जाकर खड़ी हो जाओ। इस शिव मंदिर की ये मान्यता थी, यहाँ फाल्गुन में आने वाली शिवरात्रि की 2 लाइन्स लगती हैं। इसमें एक लाइन में सारे लड़के खड़े होते थे और एक लाइन में सारी लड़कियाँ, और लाइन के बीच में एक पर्दा होता और शिव भगवान के अभिषेक के बाद वो पर्दा गिराया जाता था। पर्दा गिरने के बाद जिस जोड़ी की नज़र एक दूसरे पर सबसे पहले पड़ती थी उस पर भगवान शिव जी का विशेष आशीर्वाद रहता था। पर इस मान्यता के बारे में यहाँ के लोकल लोग ही जानते थे। तभी रूही के मैसेज पढ़ने के बाद टीना ने उसके हाथ से फ़ोन लेकर पढ़ा और वो बोली, अच्छा तो ये तेरे साथ 7 जन्मी तक चाहता है। टीना ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई नहीं, चल इसकी इच्छा को भी पूरा करते हैं, चल मेरे साथ। रूही ने झिझकते हुए कहा। पर टीना उसकी बात सुने बिना टीना ने उसका हाथ पकड़ा और उसको लाइन में लाकर खड़ा कर दिया। रूही को बहुत डर लग रहा था, इसलिए उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर रखी थी। टीना जानती थी कि वो शख्स हमें देख सकता है, इसलिए वो रूही के सामने खड़ा होगा। लेकिन टीना के होते यह सब कैसे हो सकता था। जैसे ही वो पर्दा गिरने वाला था, टीना ने अपने पीछे खड़ी आंटी को रूही की जगह आगे भेज दिया और रूही को आगे धक्का दे दिया। जैसे पर्दा गिरा, रूही आगे जाकर खुद को संभाल नहीं पाई और एकदम से बगल में लड़कों की लाइन की तरफ गिरने ही वाली थी कि तभी ने किसी ने उसको संभाला। रूही की आंखें अभी तक बंद ही थी। जब टीना ने उस शख्स को देखा तो एकदम से खुश हो गई। रूही ने अपनी आंखें खोली और एकदम से उसकी नज़र उस शख्स से टकरा गई। 2 मिनट के लिए वो उन नीली आंखों में गायब सी हो गई और खुद को भूल बैठी। उन आंखों में कुछ था जो उसको माया चैन दे रहा था। रूही ने एकदम से खुद को संभालते हुए कहा, तुम? सामने खड़े शख्स ने भी कहा, तुम? टीना ने दोनों को एक दूसरे की आंखों में खोया देखा तो खुशी के मारे कहा, अबे भाई आप यहाँ? जी, वो अभय ही था जो उस वक्त उसके सामने खड़ा था। कहते हैं ना, जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती हैं, जिसको जिसका होना है उनको ऊपर वाला ही अपनी मर्जी से मिलाता है। तो इनका मिलना भी कुछ ऐसा ही था। भोले बाबा ने अब इनको आशीर्वाद भी दे दिया था। एकदम से जोर से मंदिर का घंटा बजने की वजह से दोनों एक दूसरे से अलग हुए। सहसा ही अभय की नज़र भी टीना पर गई और वो बोला, फुक्कू, फुक्कू तू यह क्या क्या कर रही है? क्या भाई, कितनी बार बोला है ना, मेरा नाम टीना है। टीना, फुक्कू उक्कू नहीं। अरे मेरी गुड़िया तो बाहर वालों के लिए टीना है, हमारे लिए तो वह छोटी सी फुक्कू है और हमेशा रहेगी, समझे फुक्कू? उसकी नाक पर उंगली फिराते हुए अभय ने हंसते हुए कहा। रूही ने एकदम से चौंकते हुए कहा, फुक्कू आई मीन टीना, क्या ये तेरा भाई है? हाँ रूही, ये मेरा भाई ही है। ओ सॉरी, सॉरी, तुझे कैसे पता होगा? चल मिलवाती हूँ। 1 मिनट कहते हुए उसे साइड में खींच लेकर ले गई और उससे बोली, पर तूने तो कहा था कि तू इकलौती है, तेरा कोई भाई भाई नहीं है और न ही कोई बहन, फिर ये? अरे तू भी ना, ये मेरे मामा के लड़का है, तो हुए ना मेरा मेरा भाई। चल यह सब छोड़, तुझे मैं अपने भाई से मिलवाती हूँ। अरे कोई नहीं, फिर कभी मिल लूँगी, अभी मैं चलती हूँ। रूही ने नानुकर करते हुए टीना को मना करने लगी। अरे ऐसे कैसे, तूने सोचा भी कैसे? मैं तुझे ऐसे थोड़ी जाने दूंगी। यार समझा कर, जिद मत कर। वैसे भी तुम दोनों कितने दिन बाद मिले हो, तो मुझे क्यों कबाब में हड्डी बना रही हो? तब तक अभी भी उनको ऐसे कोने में कानाफूसी करते हुए देख उनकी तरफ आ गया। टीना ने अभय को रूही की तरफ देखता पाकर उससे कहा, भाई ये मेरी दोस्त है रूही। फुक्कू ये तेरी दोस्त है? हाँ भाई ये मेरी दोस्त है, लेकिन पता नहीं आप दोनों के रिएक्शन को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, आई मीन पहले मिल चुके हैं। एकदम से रूही ने टीना को कहा, हाँ जो ये तेरे ये सो कॉल्ड भैया हैं ना, वही हैं, ये जिससे कॉलेज में मेरी बहस हुई थी। टीना ने धीरे से कहा, क्या वो भाई ही थे जिसको तूने थप्पड़ मारा था? हाँ बोला नहीं यही है। फिर तो बड़ा मज़ा आएगा इनके टांग खींचने में। रूही के फ़ोन पर तभी एक मैसेज आया। रूही ने मैसेज पढ़ा जिसमें लिखा था, अपने आप को बहुत समझदार समझती हो, अब देखना क्या करता हूँ मैं। यह देखकर रूही स्टैचू की तरह स्थिर सी खड़ी हो गई। टीना ने उसे यूं अचानक गुमसुम होते हुए कहा, क्या हुआ?
पर रूही को तो मानो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो अब भी लगातार फ़ोन को ही देखे जा रही थी। टीना ने उसके हाथों से फ़ोन अपने हाथ में लिया और फ़ोन खुलकर मैसेज पढ़ने लगी। कुछ दूरी पे खड़ा अभय दोनों को गुमसुम देखकर उनके पास आया और आकर बोला, क्या हुआ, मूर्ति क्यों बनी बैठी हो? रूही ने गुस्से में बोला, ये जो हुआ है ना, वो सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या हुआ मेरी वजह से, जो मुझे भी पता नहीं? कुछ नहीं भाई, ये तो बस ऐसे ही है। पता है ये हमेशा पागलों जैसी ही बातें करती है। अभय बोला, पागल किसको बोला तुम होगे पागल वागल, मैं नहीं समझे, कहकर वो अभय को एकटक घूरने लगी। अभय ने उसे अपनी तरफ देखता पाकर टीना से बोला, फुक्कू, लगता है आज जाकर तेरे भाई को अपनी नज़र उतरवानी होगी। क्यों भाई? अरे देखना, आज तेरे इस स्मार्ट से भाई को किसकी नज़र जो लगने वाली है। किसका? अरे और किसकी, तेरे फ्रेंड की। देख कितनी देर से मुझे घूर रही है। हाँ माना स्मार्ट हूँ, पर किसी को लाइसेंस थोड़े ना दिया है कि मेरे चार्मिंग फेस को घूरने का। स्मार्ट और चार्मिंग, वेरी फनी। अगर इतना ही डर था नज़र लगने का स्मार्टी बॉय को, तो क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की? रूही ने कहा, घर पर बैठना चाहिए था ना। कहते हुए वो वहाँ से गुस्से में आगे बढ़ गई। ये तेरी फ्रेंड का ऊपर हुआ माला खाली है क्या? टीना, नहीं भाई, वो थोड़ी अपसेट है, बस और कुछ नहीं। आप 1 मिनट रुको, मैं अभी आई, कहकर रूही के पास टीना आ गई और उससे बोली, रूही क्या हुआ? यार समझ नहीं आ रहा है, अगर वो घर तक पहुंच गए तो सीन हो जाएगा पक्का। अरे तू ना टेंशन मत ले, चल मेरे साथ। कहाँ? भाई के पास, वो पक्का कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर निकालेंगे इसका, उनको सारी बात बता देते हैं। नहीं यार, उनको नहीं बताना, पहले ही प्रॉब्लम क्या कम है जो उनको बताऊं? मैं घर जा रही हूँ, मम्मी वेट कर रही होगी, कहती हुई रूही वहाँ से चल जाने को हुई। यह कहते हुए जैसे ही वो थोड़ी आगे बढ़ी तभी उसका फ़ोन बजा। रूही ने आती हुई कॉल देखी जो किसी अनजान नंबर से था, जिसे देखकर रूही एकदम से डर गई, बट स्टिल उसने हिम्मत करके कॉल उठाई। दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा। रूही ने कहा, क्या अभी? वहाँ से कहा गया, हाँ। कहा ना अभी ही मंदिर के पीछे मिलो, वरना। रूही ने कहा, हाँ हाँ आ रही हूँ। ठीक है, अकेले आना, अपने साथ लाए उस बॉडीगार्ड को मत ले आना। ठीक है, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगी, पर आप कुछ मत करना। रूही वहाँ से डरती डरती मंदिर के पीछे पहुँची। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो घबराते हुए पीछे मुड़ी। रूही, डियर, जब तुम ना ऐसे घबराती हो ना, कसम से बहुत गुस्सा आता है तुम पर। ऐसे क्यों डरती हो? मैं कोई अनजान थोड़ी हूँ तुम्हारे लिए। अभी वहाँ तो बड़ी झांसी की रानी बनकर हंसकर बात कर रही थी, फिर यहाँ आते ही भींगी बिल्ली क्यों बन गई? कहा था ना मैंने, लड़कों से दूर रहा करो। देख रहा हूँ आजकल मंदिर वाले से भी ज़्यादा ही दोस्ती हो रही है तुम्हारी। क्यों? क्यों नहीं रुकी जाती? क्या किसी लड़के से बात किए बिना तुम्हारा मन नहीं भरता? अगर ऐसा है तो मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, 24 आवर के लिए। एक बार फिर दिल से याद तो कर, एक बार फिर खुशियों की झड़ी न लगा दूँ तो कहना। तुम शायद भूल गई कि एक टाइम हम दोनों रिलेशनशिप में थे। रूही ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अब भी अपनी नज़रें नीचे करके खड़ी हुई थी। उसने खुद को इग्नोर होता पाया तो वह गुस्से में तमतमाते हुए बोला, क्यों थे या नहीं थे हम? रूही ने कांपती आवाज़ में कहा, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं जीजू? जीजू नहीं, समीर, सिर्फ समीर। आई जस्ट हेट दिस वर्ड जीजू फ्रॉम योर माउथ। मैं आज भी तुम्हारे लिए वही समीर हूँ जो पहले हुआ करता था। हाँ माना अब मेरी शादी तुम्हारी बहन से हो चुकी है, पर इसका मतलब ये कतई नहीं कि हमारा रिश्ता बदल जाएगा। तुम मेरे लिए अब भी मेरी रूह की रूही हो, जिसमें मैं बहुत प्यार करता हूँ। यह सब गलत है जीजू। क्या गलत है? क्या गलत है मुझे बताओ। मैं अभी नहीं भूला हूँ और ना कभी भूलूंगा कि तुम ही थी जो तुमने मेरा रिश्ता अपनी बहन से करवा दिया। मेरे साथ तुमने छल किया। छल? लेकिन फिर भी मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया। पता है क्यों? जब एक के साथ एक ब्यूटी फ्री मिले तो इसे कौन मना कर सकता है भला? वैसे ही भी मांगा ही क्या था मैंने तुमसे? बस इतना ही ना कि अगर तुम अपनी बहन को खुश देखना चाहती हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही किया करो, नहीं तो जानती हो ना मैं क्या क्या कर सकता हूँ। नहीं, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा जीजू। आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।